जो मैंने बताया ना कि मुझे हसन अली ढाला सम्मान। जेसीस के भी है, लायंस के भी है। हाँ। और बाकी तो सब उर्दू साहित्य। कहते हैं सफलता किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। ऐसे ही एक खास शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, रौनक जमाल जी। उनकी शख्सियतों के बारे में बात करूं, उनकी उपलब्धियों के विषय में बात करूं तो शायद मेरे पास शब्द कम पड़े। हैती यूनिवर्सिटी और अमेरिका में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि मिली है उन्हें, और भी इतने सारी उपाधियां हैं उनके पास, और कहानियां उन्होंने काफ़ी लिखी है। मतलब कहा जा सके तो भारत में उनकी एक विशेष ख्याति है, उपलब्धि है। आज हमारे साथ मौजूद है रौनक जमाल जी। हम उनसे तमाम बातें करेंगे, उनकी उपलब्धियों के विषय में, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में, और भी बहुत सारी जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर, जंक्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ जी। सर, सबसे पहले ये समझना चाहिए, उर्दू की ज़ुबान में आपको महारत हासिल है जी। इसकी तालीम आपने कैसे ली, शिक्षा कैसे ग्रहण की, और इन क्षेत्रों में जो आपका जो पहचान है, विशिष्ट कहा जा सकता है, वो कैसे उपलब्धि आपको हासिल हुई, तमाम बातें विस्तृत जानकारी हम आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरा जो गृह नगर है, आबाई वतन, महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले के खोलापुर की मैं नवाब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और हमारे घर का बड़ा अदबी माहौल था, इसलिए मेरी इब्तदाई तालीम भी उर्दू ज़बान में हुई है। और 8वीं क्लास मैंने एक गांव में खोलापुर में रह के ही, जो हमारा आबाई वतन है, वहाँ से पूरी की। और 9वीं क्लास में पढ़ने के लिए मैं अमरावती आया। मल्टीपर्पज़ उर्दू हाई स्कूल में मैंने मैट्रिक पास की, और उसके बाद में फिर विदर्भ महाविद्यालय ओल्ड किंग एडवर्ड कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया। उर्दू मेरा स्पेशल सब्जेक्ट था, और मैंने उर्दू से बीए करने के बाद में एमए किया। और चूँकि फ़ारसी ज़बान से भी मुझे लगाव था, इसलिए मैंने फ़ारसी में भी एमए किया। और मुझे मिडिल स्कूल के ज़माने से ही लिखने का शौक़ हो गया था। सबसे पहले मैंने हमारे एक टीचर सैयद खुर्शीद अली साहब के कहने पर उर्दू में एक ड्रामा लिखा था 15 अगस्त के लिए, जिसकी उन्होंने नो को पलक दुरुस्त की, और उसको मैंने डायरेक्ट भी किया, एक्ट भी किया। और उसको जब प्रस्तुत किया तो वहाँ के सरपंच जो मुख्य अतिथि थे, और एक सरकारी दवाखाने के डॉक्टर गायकवाड़ जी, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा था। नाटक ख़त्म हुआ तो इतने खुश हुए कि उस ज़माने में 1966 में उन्होंने मुझे 2-2 रुपया नकद इनाम दिया था। उसके बाद मैंने पीछे पलट के नहीं देखा, और लिखने पढ़ने का शौक़ जो था, हाई स्कूल में पहुंचकर मुझे उर्दू लाइब्रेरी मिली। बड़ा शहर होने की वजह से उर्दू के अखबार और रिसाइल मुझे ज़्यादा से ज़्यादा देखने को और पढ़ने को मिले, और मैंने लिखना शुरू किया। 10 अक्टूबर 1972 को मेरी पहली लघु कथा अफसानचा जो है, मुंबई के इनकलाब उर्दू अखबार में शाये हुआ था। मैं उसको अपना अदबी जन्म मानता हूँ। उस हिसाब से अभी 10 अक्टूबर 2023 को मुझे लिखते और छपते 51 वर्ष गुजर गए हैं। इन 51 वर्षों में मैंने 24 किताबें उर्दू साहित्य को दी है, और जितनी भी विधाएं हैं उर्दू की, मैं सब में लिखता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। बाकायदा मेरी हर विधा में किताब है। बाल साहित्य में मेरी 6 पुस्तकें हैं, एक उपन्यास है, उर्दू अफसाने की मेरे 2 संग्रह है, उर्दू लघु कथा के मेरे 6 संग्रह है, नाटक के 2 संग्रह है। इस तरीके से मेरा लिखना अभी भी जारी है और मैं लगातार लिख रहा हूँ। मेरे इसी लेखन को देखते हुए अमेरिका की हैती यूनिवर्सिटी ने मुझे इस साल 12 दिसंबर 2023 को अमरावती यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा है। सर, आप छत्तीसगढ़ मुस्लिम संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, और काफ़ी कुछ उपाधियां आपको मिली हुई है। मैं एक बार हमारे कैमरामैन को कहना चाहूँगा, सर के ऑफिस को एक बार दिखलाएं। रौनक साहब के ऑफिस में जिस तरह से उनको उपाधियां मिली है, डिग्रियां मिली है, इतनी सारी, इधर भी दिखलाइए एक बार। और हमारे देश की जो पूर्व राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, उनके साथ में भी उनका एक बेहतरीन वहाँ पे पोर्ट्रेट चित्र लगा हुआ है। सर, इतनी सारी उपलब्धियां हैं, और आपका ऑफिस जो है शहर से हट करके एक ग्रामीण क्षेत्र में है, आपका जहाँ पोल्ट्री फार्म है, तो शहर में आपका मन नहीं लगता है? दिन भर आप जो है इसी जगह पर व्यतीत करते हैं समय। एक तो क्या है कि कारोबारी जो मेरी जिम्मेदारी है, वो मुझे यहाँ खींच के रोज़ 10 बजे ले आती है।
इसीलिए मैंने ये ऑफिस यहाँ पे बनाया है, क्योंकि कारोबार से 1 घंटा देख रेख के बाद में फुर्सत का समय होता है, तो उसका उपयोग करने के लिए मैंने ये ऑफिस यहाँ बनाया है। और यहाँ बैठकर जो लिखने पढ़ने का एकांत में मज़ा है, वो घर में नहीं, शहर में नहीं, क्योंकि घर में भी रहो तो घर में फैमिली है, आने जाने वाले लोग हैं। यहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, और जिस सुकून के साथ मैं बैठता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, ये कहीं और मुझे नहीं मिल सकता। यहाँ जो लिखने का मज़ा है, यहाँ जो सोचने का मज़ा है, और यहाँ पर जो बैठ कर के एक जो रचनाएं मेरे दिल और दिमाग में आती है, वो घर में नहीं आ सकती। आपकी शख्सियतों के बारे में जब हमने जानने की कोशिश की तो हमें समझ में आया काफ़ी कुछ आपने नाट्य मंचन और कहानियाँ आपने लिखी हुई है। ये नॉलेज आपको कैसे आता है, कैसे समझ पाते हैं इस बारे में? ये तो क्या है कि ज़रूरत के अनुसार दिमाग सोचता है। जैसा बाल कथा में कुछ लिखना है, तो मेरे को अपना दिमाग उधर लगाना पड़ेगा, और उसको वाकई में बाल कथा अगर मैं लिख रहा हूँ, तो मुझे इस 70 साल की उम्र में भी पहले बच्चा बनना पड़ेगा, फिर बच्चा बन के उसके लेवल में सोचना पड़ेगा, फिर उसी के हिसाब से शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बाल कथा जो है वो बच्चों के मेयार के बराबर होना चाहिए। अगर मैं अपने बड़ों के मेयार के हिसाब से लिखूं तो बच्चे मेरी उस भाषा को समझ नहीं पाएंगे, और मैं बच्चा बनकर बच्चों की भाषा में लिखता हूं, इसलिए बच्चे मेरी कथाओं को, कहानियों को, ड्रामों को बहुत पसंद करते हैं। और जब बच्चे पसंद करते हैं तो जितनी भी मासिक पत्रिकाएँ हैं या सेमाई पत्रिकाएँ हैं, मेरी उसमें बहुत डिमांड है, और बहुत शौक़ से वो लोग छापते हैं मुझे। काफ़ी कुछ उपाधियाँ आपको मिली है सर। बचपन से अगर कहा जा सके तो माता पिता का किस तरह से सहयोग योगदान मिला है आपको? अभी आज जो दौर है कि बच्चा के पास में पढ़ाई का इतना बोझ हो गया है कि उसके माता पिता नहीं चाहते कि वो खेले या कोई भी मासिक पत्रिका या दैनिक पत्रिका को उठा के अपना समय बर्बाद करे उसको पढ़ने में। हमारे ज़माने में ये था कि बच्चों के लिए भी मासिक पत्रिकाएं और दैनिक पत्रिकाएं आती थी, और स्कूल से आगे बढ़ता था, ज़बान साफ़ होती थी, और एक जो पढ़ने में या इसमें जो फ्लुएंसी नहीं होती थी, वो पढ़ा करके हमको वो अता की जाती थी। और चूंकि मैं आज महसूस करता हूँ कि मैं एक साहित्यकार के रूप में मेरा जन्म हुआ था, तो मुझे पढ़ने और लिखने दोनों में रुचि थी। तो वो जो पीरियड था मेरे लिए बहुत सुनहरा दौर था, और बुनियाद मेरी जो है बहुत उर्दू भाषा के लिए मजबूत कर दी गई थी। इसलिए मुझे अब आज किसी तरह का डर खौफ लिखने में, बोलने में, पढ़ने में नहीं लगता, क्योंकि मेरी बुनियाद जो है बहुत मजबूत है, और मैं काफ़ी कुछ उर्दू भाषा के बारे में, उर्दू साहित्य के बारे में जानता हूँ, समझता हूँ, और डूब करके लिखता हूँ। इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता है और लोग उसे पसंद करते हैं। एक आध कुछ ऐसा सुनाइए उर्दू ज़बानी में जो हमारे दर्शकों को मालूम चले कि आप जो है उर्दू ज़बानी में आपको महारत तो हासिल है ही, पर हमारे दर्शक भी इस बारे में जान सकें। जैसा कि एक छोटी सी लघु कथा सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है तारीफ। दोस्त क्या, दुश्मन भी तारीफ करने लगते हैं, ज़मीन से उठाकर आसमान पर बैठा देते हैं, अगर यकीन ना हो तो मर कर देख लो। ये छोटी सी लघु कथा है, और इसका जापानीज़ लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन हुआ है। ये जापान के मासिक पत्रिकाओं में भी छपी है, हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है, मराठी में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है। और इतनी छोटी सी लघु कथा में बहुत गहरी बात है, इसलिए बहुत पसंद किया जाता है। जहाँ तक उर्दू ज़बान की शीरीनी की बात है, तो मैं चूँकि अफसानचे का लघु कथा का मेरा यानी लेखन का कार्य है, और उर्दू अफसानचे में जो एक से 10 की जो लिस्ट है उप महाद्वीप की, उसमें मेरा नाम आता है। मेरे 6 संग्रह पब्लिश हो चुके हैं। अभी हाल ही में जो एक मेरा नया संग्रह आया है जिसका अभी विमोचन भी नहीं हुआ है, लक्ष्मण की आँखें, तो मुझे कहा गया है कि अफसानचे की लघु कथा की तारीफ में प्योर उर्दू में कुछ कहिए। तो मेरे शब्द देखिए आप कि उर्दू अफसानचा एक दोशीज़ा की तरह होता है, जिसकी खूबसूरती उसके चेहरे की जैसी होती है। उसकी जुल्फ़ें जो है अफसानचे की जुल्फ़ें होती है, और उसमें जो शीरीनी है वो अफसानचे की रूह होती है। और जब ये तीनों चारों चीज़ें यकजा की जाती है तो एक बेहतरीन अफसानचा वजूद में आता है, जिसको पढ़कर कारी झूमने लगते हैं। बिल्कुल जमाल साहब, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हो रही है, और जिस तरह के कहा जा सके जिस जिम्मेदारी के साथ आपने इन दायित्व कहा जा सके या देश के प्रति
या अपने व्यक्तित्व के प्रति या लोगों के प्रति एक जवाबदार होकर के आपने जिस तरह से इन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, और एक बखूबी कहा जा सकता है जिस तरह से जिन क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं उसमें बखूबी आपने अपने दायित्व को निर्वहन किया है। कोई एक आध यादगार लम्हा ऐसा बताइए जो आपके इस पूरे जीवन काल में ऐसा कुछ घटा हो, हम जानना चाहेंगे। आपने इतना अच्छा प्रश्न किया है जी। और जैसा कि जो साल गुजर जाता है लोग उसको भुला देते हैं, लेकिन 2023 को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। 70 साल में वैसे लम्हे तो बहुत सारे यादगार है, लेकिन जाते जाते जो नवंबर दिसंबर ने मुझे नवाजा है, मैं उसको शायद अगर मेरी उम्र 100 साल की भी होगी तो मैं 2023 को कभी भुला नहीं पाऊंगा। उसकी 3-4 वजूहत है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। नंबर 1, मैंने एक नई विधा कायम की है बचकांचे, क्योंकि अभी आज का मैंने जैसा कि पहले भी जिक्र किया है कि पढ़ाई का इतना ज़्यादा लोड हो गया है कि बाल साहित्य मुतासिर हो रहा है और बालक साहित्य पढ़ने से दूर होते जा रहे हैं। तो मैंने देखा कि अगर मैं लघु कथाओं की तरह बाल साहित्य को भी छोटी छोटी कथाएं लिखकर दूं तो बच्चे पढ़ने में उसमें रुचि लेंगे और कम समय उनका बर्बाद होगा। तो मैंने वो विधा पैदा की, उसको ईजाद किया और उसका नाम रखा बचकांचा। और छोटी छोटी उसमें कथाएं हैं जिसको पढ़ कर के बच्चे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और जब मेरे पास में 100-150 कथाएं तैयार हो गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना किताब लाई जाए, और मैंने उसमें से छांट कर जब 60 कथाओं को अलग किया, देखा कि उसमें 2 ही कैरेक्टर है, बाप और बेटा। तो मैंने उन 60 कथाओं को ला करके एक जगह करके प्रकाशित किया और पुस्तक का नाम रखा अब्बा जान, जिसका विमोचन दिल्ली में एक 5 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार में हुआ था, जिसको 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000 रुपये का इनाम और अवार्ड दिए। दूसरा, मेरी एक कोरोना में घर में बैठे बैठे मैंने एक बहुत सारी कहानियाँ, ड्रामे, अफसाने सब लिखे थे और उसको फिर एक जगह करके जब मैंने प्रकाशित किया तो उसका नाम रखा कोरोना के रंग। सर, यहाँ पे मैं टोकना चाहूँगा, लेखक जो है शब्द के सागर से मोती ढूंढ करके निकाल ही लेते हैं, इसकी प्रेरणा कैसे मिलती है? देखिए, साहित्यकार हो या शायर, जो उसके सामने घटता रहता है वो उसके दिमाग में चला जाता है और वो शायरी के रूप में, कहानियों के रूप में, नाटक के रूप में वो निकालता है। तो मैंने भी कोरोना के दौर में घर में बैठे बैठे जब बहुत सारी चीज़ों को यकजा करके कोरोना के रंग के नाम से लाया तो बंगाल सरकार ने 15,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया और अहमद जमाल हाशमी अवार्ड से नवाजा। उसी दौर में एक शोलापुर की एक तंजीम है, एक संस्था है बज़्म गालिब, उन्होंने बच्चों के लिए एक नाटक लेखन स्पर्धा करवाई थी राष्ट्रीय लेवल की। मैंने भी उसमें भाग लिया था। पूरे भारत से 48 लोगों ने उसमें भाग लिया। ज़्यादातर उसमें महाराष्ट्र और बम्बई के लोग थे क्योंकि वहाँ फिल्मी कहानियाँ लिखने वाले बहुत है, सीरियल लिखने वाले बहुत है। मैंने एक नाटक लिखा था कोरोना के दौर में, कोरोना अदालत में। मैंने उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके बच्चों के लेवल में ला करके बना करके उनको भेजा और जब जजेस के सामने वो कहानी गई और 48 कहानियों में पहला पुरस्कार देने की बात हुई तो 5 जजेस ने कहा कि कोरोना अदालत में को प्रथम पुरस्कार दिया जाए। मुझे 15,000 रुपये का नकद इनाम, शील्ड और सर्टिफिकेट मिला है। और यही सारी मेरी गतिविधियों को देखते हुए जो यादगार लम्हा है, मैं एक ज़माने में खुद पीएचडी करना चाहता था, लेकिन चूंकि मैं अमरावती से यहाँ चला आया और ये पोल्ट्री के कारोबार में आ गया तो मुझे लगा कि मुझे अब डॉक्टरेट की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा जैसा दौर गुजरा और बड़े बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में बुलाया जाने लगा तो ये होता था कि स्टेज के ऊपर 10 लोग बैठे, 9 लोगों के नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है और मेरे नाम के आगे कुछ नहीं होता था, सिर्फ रौनक जमाल रहता था। तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं भी कुछ 9 लोगों के नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है और मेरे नाम के आगे कुछ नहीं होता था, सिर्फ रौनक जमाल रहता था। तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं भी कुछ करूं। मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक 2023 में जाते जाते डॉक्टर की डिग्री मेरी झोली में डाल दी और अब मैं आपके सामने डॉक्टर रौनक जमाल के नाते बात कर रहा हूं। बिल्कुल। तो सर, मैं समझना चाहूँगा कि जीवन के इस पड़ाव में आकर के जितनी उपलब्धियाँ आपने अब तक हासिल कर ली है, क्या लगता है डॉक्टरेट की उपाधि मिलने के बाद आप संतुष्ट हैं? मैं अपने आप से भी, अपने लेखन से भी
और जितनी मुझे अवार्ड्स वगैरह मिले हैं मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि एक छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में बैठकर जहाँ पे उर्दू का कोई नामो निशान नहीं है, मुझे महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी से पुरस्कार मिल चुका है, मुझे कर्नाटक उर्दू एकेडमी से पुरस्कार मिल चुका है, मुझे बिहार उर्दू एकेडमी से 3 बार पुरस्कार मिल चुके हैं, मुझे उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी से पुरस्कार मिल चुका है, मुझे बंगाल उर्दू एकेडमी से पुरस्कार मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात ये कि छत्तीसगढ़ सरकार का 1 नवंबर को स्थापना पे जो 2 लाख रुपये का इनाम और हसन अली ढाला सम्मान दिया जाता है, वो भी मुझे 2021 में मिल चुका है। मध्य प्रदेश से मुझे 15,000 रुपये नकद इनाम और शादा इंदौरी अवार्ड मिल चुका है। इतने पुरस्कार मिल चुके हैं कि इनको मैं देखता हूँ तो इतना एनर्जेटिक हो जाता हूँ और मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मुझे अपने लिए नहीं, इन पुरस्कारों की इज्जत और इनके सम्मान में बहुत अच्छा लिखना है। और यही जो ध्यान और ये बात मेरे जब दिमाग में आती है तो मेरी कलम से जो भी निकलता है वो मेरे नहीं, उर्दू अदब के शाया निशान होता है, इन पुरस्कारों के शाया निशान होता है। तो लेखकी का दौर अभी भी जारी है और आगे इसमें हम और प्रोसेस देखेंगे? बहुत प्रोग्रेस देखोगे आप, बहुत सारी तैयारियां हैं मेरी। एक 111 लघु कथाओं का एक संग्रह आ रहा है, जय श्री राम, बच्चों के लिए नाटक का एक संग्रह आ रहा है, ताबूत की चीख अफसानों का संग्रह आ रहा है, बच्चों के लिए मैंने एक नाटक का संग्रह तैयार किया है। 8-10 पुस्तकें मेरी बिल्कुल यानी छपने के लिए तैयार है। और एक कामटी के है नसीम सईद साहब, उन्होंने मेरे शख्सियत और फ़न के ऊपर 240 पेज की किताब लिखी है, रौनक जमाल फ़न अदब के आईने में, जो नागपुर में छप रही है और शायद अगले महीने सबके हाथों में होगी। तो लिखना बंद नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह सांस लेना ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, अगर सांस लेने के बाद मेरे लिए सबसे कोई अहम चीज़ है तो लिखना और पढ़ना। मुझे खाना ना मिले चलेगा, लेकिन लिखने और पढ़ने के लिए मुझे वक्त भी मिलना चाहिए और अच्छी पुस्तकें और किताबें मिलना चाहिए। सर, आपका इंटरव्यू लेते हुए मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि क्या कारण है कि आजकल के हमारे मुसलमान भाई में कहा जा सकता है विशेषकर कि उर्दू ज़बानी में वो उतने महारत हासिल नहीं कर पाए, इसकी क्या कमी है? ये चीज़ सिर्फ छत्तीसगढ़ में है, बाकी भारत के दूसरे प्रदेशों में जाओ आप, महाराष्ट्र में जाइए, आंध्रा में जाइए, कर्नाटक में जाइए, कश्मीर में जाइए, पंजाब में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, यहाँ कई उर्दू स्कूल है। तालीम की कमी है? नहीं, यहाँ पे तालीम की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में उर्दू का कोई स्कूल है ना, कोई ऐसे मदरसे भी जो है तो इतना अच्छा, वो सिर्फ मजहबी तालीम तक महदूद है, दुनियावी तालीम यहाँ नहीं दी जा सकती। और जो शायर भी हैं छत्तीसगढ़ में 2-3 को छोड़ कर मैं देखता हूँ कि वो देवनागरी यानी हिंदी में कविता या गज़ल लिखते हैं। उसकी वजह है कि यहाँ इब्तदाई तालीम नहीं है। और वो उर्दू ज़बान व अदब की तरफ आदमी का जहन व दिल तभी जाता है जब उसकी इब्तदाई तालीम उर्दू ज़बान में हो, जैसी कि मेरी हुई है। मैंने मैट्रिक तक उर्दू ज़बान से 11 क्लास, पहले हमारे ज़माने में 11वीं मैट्रिक हुआ करती थी, मैंने उर्दू में पास किया। उसके बाद जाकर मैंने कॉलेज में फिर अपना मीडियम चेंज किया और आगे तालीम हासिल की। लेकिन उसमें भी जब एमए करने की बात आई, मास्टर डिग्री की बात आई, तो मैंने उर्दू ज़बान को पहले अहमियत दी, उर्दू में एमए किया। और फिर मेरे जो एक गुरु, मेरे एक अच्छे टीचर होते थे डॉक्टर अब्दुल रब इरफान, उन्होंने कहा कि तेरे को उर्दू बीए में उर्दू में हाईएस्ट मार्क मिले थे 98 और फारसी में 96 मिले थे, तो मैं चाहूँगा कि अब तू दूसरा जो एमए कर वो उर्दू में फारसी में कर। और मैंने उनके कहने से पहले उर्दू में एमए किया, फिर फारसी में एमए किया। तो कितनी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं आप? मैं 7 लैंग्वेज को बोलता और समझ सकता हूँ, उर्दू, हिंदी, मराठी, छत्तीसगढ़ी, अंग्रेज़ी, फारसी। सर, आखिरी सवाल, आजकल के जो युवा वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं उन लोगों को संदेश दूंगा और उनके माता पिता को भी मेरा ये संदेश है कि भले ही छत्तीसगढ़ में उर्दू की बुनियादी तालीम के कोई ज़राए नहीं है, लेकिन वो घर में अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दें, क्योंकि जब तक बच्चा की जो मादरी ज़बान है, जो उसकी मदर टंग है, मादरी भाषा है, उसमें ही वो हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो, चाहे वो धार्मिक पढ़ाई हो, या चाहे वो दुनियावी पढ़ाई हो। जब तक मातृभाषा में बच्चा सीखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो उसके जीवन के अंदर वो रौनक नहीं आएगी जो मातृभाषा को समझने और पढ़ने से आती है। रौनक नहीं आएगी, ये शब्द आपने बोला सर। आपका नाम रौनक जमाल भी है, तो
इससे क्या समझे हम, आपको कितनी खुशी मिलती है जब इस बारे में चर्चा होती है या किसी बात में हम जिक्र करते हैं कि रौनक शब्द से, तो आपका नाम भी है, तो आपको कैसा महसूस होता है? जी हाँ, मेरा ओरिजिनल नाम तो जो है वो गुलाम अहमद है। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो 1972 में मैंने अपना खुद से ये नाम रौनक जमाल रखा था, जो आज मेरी पहचान बना हुआ है। रौनक के मानी है खूबसूरती के और जमाल के मानी है उजाले के, तो दोनों को मिला के ये होता है खूबसूरत उजाला। मैं आपको अपने 2 शेर सुनाना चाहूँगा जिसमें मैंने रौनक और जमाल को इस्तेमाल किया है और उर्दू भाषा को उभारने की कोशिश की है। उर्दू दुनिया में है, दुनिया उर्दू में है, उर्दू में है रौनक, जमाल उर्दू में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा हमें। ये थे रौनक जमाल जी, जिनसे हमारी काफ़ी कुछ बात हुई। और जैसा कि आप जानते हैं, ढेर सारी उपलब्धियों के मालिक है वो। उनकी एक बहुत ही ख़ास शख्सियत है, भारत ही नहीं अभी तो विदेशों में भी उनका परचम है। और बातचीत करके मुझे भी काफ़ी कुछ अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिलेगी। एक कहा जा सकता है एक महान हस्ती से हमने बातचीत आज करी है, और आगे भी हम उनसे और भी उन उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। जंक्शन न्यूज़ के लिए लोकेश साहू।